अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप भी मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि आपको फार्मूला तो याद है लेकिन जब आप एग्जाम्स में न्यूमेरिकल थोड़ा घुमा कर आते हैं तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करेंगे बल्कि हम वो सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे जो अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का असल रियल डिफरेंस, कौन सी कंपनी क्या मेथड यूज़ करती है। एक कंप्लीट न्यूमेरिकल के ज़रिए हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चन में प्रोडक्शन गिवन नहीं होता तो वो हम कैसे निकालेंगे, मार्जिनल स्टेटमेंट और एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो 5 कन्फ्यूजन्स जो हर स्टूडेंट को परेशान करती हैं, लाइक प्रॉफिट का फ़र्क क्यों आता है, बजटेड वेस्ट एक्चुअल यूनिट का मसला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड ग्रॉस प्रॉफिट का फ़र्क, और ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की असल ज़रूरत। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन अगर आप इसे पूरी देखेंगे तो ये पूरे चैप्टर आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों मेथड का डिफरेंस। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। जब भी कोई एक प्रोडक्ट बनती है तो उस पर 2 तरह की कॉस्ट लगती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो तो उस पर जो कॉस्ट लगती है, टोटल कॉस्ट, उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो दोनों को मिला के जो एक प्रोडक्ट बनाने पे हमारा पूरा खर्चा हुआ उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सवाल ये है कि कुछ कहते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ वही प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करो, तो वो हम करते हैं मार्जिनल मेथड में। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये करते हैं हम कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम पर यूनिट जितने भी बने हैं उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो मेन डिफरेंस तो हो गया मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये। अब सवाल ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग अलग से क्यों करते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अलग से क्यों करते हैं, और अब कंपनी को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना वो ज़्यादातर कंपनीज इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही रिक्वायर करते हैं क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। कंपनी को जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है या एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करती है तो वो हमेशा जो है वो एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट बनाती है, एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट बनाती है, क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। वो किसी को भी एक्सटर्नल लोगों को वो मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट नहीं दिखा सकती। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हम क्यों करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कंपनी इंटरनली मैनेजमेंट के लिए यूज़ करती हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि कोई स्पेशल ऑर्डर लेना हो तो फ़ौरन पता चल जाता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे क्या असर होगा, ठीक है, या फिर ब्रेक इवन और सीवीपी एनालिसिस सिर्फ मार्जिन कॉस्टिंग से ही पॉसिबल है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो पर यूनिट पर पहले से ही डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है, तो इसलिए ब्रेक इवन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज दोनों मेथड यूज़ करती हैं, एब्जॉर्प्शन मेथड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए और मार्जिनल जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। इस वजह से ये दोनों मेथड हमें सिखाए जाते हैं। चलें अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए, जिसमें एक कंपनी का जो है वो डाटा गिवन है हमें यूनिट्स में, ठीक है, जैसे कि उसकी सेलिंग प्राइस है 700, वेरिएबल कॉस्ट है 4000 और फिक्स कॉस्ट है 100, और बजटेड आउटपुट है 40 यूनिट। अब ये बजटेड आउटपुट क्या है, कंपनी जब स्टार्ट करती है कोई भी बिज़नेस तो वो पहले से ही एक बजट बनाती है कि मैं इतने यूनिट जो है वो प्रोडक्शन करूँगी। वो पहले से ही बजट बना लेती है कि हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उस हिसाब से फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट भी पहले से ही डिसाइड कर लेती है। इसीलिए जब हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम फिक्स्ड यूनिट को बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि कंपनी ने पहले से ही बजट बना के उस पर फिक्स्ड कॉस्ट कर ली होती है, ठीक है। तो ये जो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट आता है वो भी इसी वजह से ही आता है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि समझने वाली है, क्वेश्चन में आपको एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें आपको सेल यूनिट दिए गए होंगे 3 मंथ की, ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई होगी, फर्स्ट मंथ की दी है, इसकी नहीं दी, अप्रैल की भी नहीं दी, मार्च की भी नहीं गिवन और अप्रैल की भी नहीं गिवन। तो ये कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी 0 है, इसकी 5 और इसकी 10, प्रोडक्शन किसी की भी नहीं गिवन। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्शन गिवन नहीं होती तो वो हमें खुद निकालनी पड़ती है। तो हमें बनानी है मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट एंड एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए। तो प्रोडक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका एक सिंपल फार्मूला है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ने हमें क्लास में बताया कि जब भी प्रोडक्शन गिवन ना हो तो आप सेल में जो चीज़ें माइनस कर रहे थे वो ऐड कर लो और जो ऐड कर रहे थे उसको माइनस करो, यानी कि उसका उलट प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम आसानी से प्रोडक्शन को निकाल सकते हैं अगर प्रोडक्शन गिवन ना हो तो। उसका फार्मूला ये है कि आप सेल में से माइनस कर दें ओपनिंग इन्वेंट्री और प्लस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैसे तो हम सेल में से प्लस कर रहे होते हैं ना ओपनिंग को और माइनस कर रहे होते हैं क्लोजिंग को, तो जब प्रोडक्शन गिवन नहीं होगी तब हम सेल में से माइनस कर देंगे ओपनिंग और प्लस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास प्रोडक्शन निकल के आ जाएगी। अब इस एग्जांपल में हमें क्या दी हुई है, सेल दी हुई है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ओपनिंग यहाँ पे ये है और क्लोजिंग ये है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 में से माइनस कर देंगे उसकी ओपनिंग और प्लस कर देंगे उसकी क्लोजिंग यहाँ पे 0 है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल अरिथमेटिक्स से, तो 20 आंसर आ जाएगा। अब मार्च की इसी तरह निकालेंगे। मार्च की हमारे पास गिवन है सेल 40, उसकी ओपनिंग नहीं गिवन तो वो हम 0 लगाएंगे और इसकी जो क्लोजिंग है वो 5 है तो प्लस 5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, उसकी प्रोडक्शन यूनिट निकल के आ जाएंगे। इसी तरह अप्रैल में हमारे पास सेल यूनिट 45 है, उसमें माइनस करेंगे हम क्लोजिंग, माइनस करेंगे हम उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को उसमें से रिमूव कर देंगे, तो जो गिवन नहीं होगा उसको हम 0 कंसीडर करेंगे और इस तरह हमारे पास अप्रैल के भी प्रोडक्शन यूनिट निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हम सबको समझ आ गई कि प्रोडक्शन अगर गिवन नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे। अब हम मूव करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का जो एक प्रोसेस है वो ये है, सेल में से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर उसमें जो आंसर आता है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बनाने का। तो जैसा कि हमें पता है कि मार्जिनल में हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हम कर रहे होते हैं ऐड, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम अलग रख रहे होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब मसला कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स को कि जब यूनिट्स में गिवन होती हैं चीज़ें, जब यूनिट में गिवन होती हैं तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो जब भी हम सेल निकालेंगे तो हम सेल को उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेल यूनिट को उसकी सेलिंग प्राइस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने फैब का निकाला, हमने उसकी फैब में 30 उसके यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस क्या है 700, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर, ये इसका रेवेन्यू निकल के आ गया, जो एक प्रोडक्ट इतने यूनिट सेल करने पर हमें प्रॉफिट मिला, रेवेन्यू मिला। अब मार्च में हमारे कितने यूनिट सेल हुए उसको उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास उसका रेवेन्यू निकल के आ गया, यानी कि इतने यूनिट सेल करने पे, 40 यूनिट सेल करने पे इतना रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। और उसके बाद अप्रैल के जो यूनिट हैं 45, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका रेवेन्यू निकल के आ गया। अब तो ये है कि कंपनी ने इतने प्रोडक्ट सेल करने पे ये इतना कमा लिया। अब ये असल प्रॉफिट तो नहीं है ना, क्योंकि कंपनी के खर्चे भी हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट लगी है, फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, तो उसको भी हमने रिमूव करना है, एडजस्ट करना है, उसके बाद जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमने सेल देख लिया कि सेल हमने किस यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना है। अब बारी आती है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे वो 400 गिवन है। तो वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा हम प्रोडक्शन यूनिट से, जो कि हमने यहाँ पे निकाले हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन हुई है उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट लगेगी ना, तो इसीलिए हम वेरिएबल कॉस्ट को उसके प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, बजटेड आउटपुट से नहीं करते, क्योंकि ये तो सिर्फ कंपनी ने अंदाज़ा लगाया होता है कि इतने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, जबकि एक्चुअल में हमारी प्रोडक्शन ये हो रही होती है, तो उसी एक्चुअल पे ही हम वेरिएबल कॉस्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जितने यूनिट बने उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन से, उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फैब की हमारे पास प्रोडक्शन कितनी आई, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, 20 को हम उसकी वेरिएबल कॉस्ट 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 से मल्टीप्लाई, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी फैब की। इसी तरह अब हम मार्च की निकालेंगे। मार्च में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए एक्चुअल, 45 को 400 उसकी वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसी तरह अप्रैल में हमने कितने यूनिट एक्चुअल प्रोड्यूस किए, 55 को वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है।
ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि पहले जो यूनिट बचे हुए थे उसको अब हम इस मंथ में ऐड करेंगे, क्योंकि उसको भी हमने सेल कितने हुए और उससे पहले जो बचे हुए थे उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, उस पर भी हम वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई करेंगे। जो यूनिट पहले के बचे हुए थे उसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री जो इस मंथ में, पिछले मंथ की जो इससे पहले वाला मंथ होगा उसमें कुछ यूनिट्स बच गए होंगे जो कि उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, वो अब इस मंथ में फैब में आके वो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे भी हमने वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई करनी है। तो ओपनिंग में जितने यूनिट बचे थे उस पर भी तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी ना, तो फिर हम इसलिए क्या करेंगे, जो ओपनिंग इन्वेंट्री में जितने भी यूनिट्स होंगे उसको हम वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 यूनिट्स थे फैब में, तो हमने उसको वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट निकल के आ गई। अब क्या होगा कि जो मार्च की यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ना उससे पहले वाले मंथ की, वो नेक्स्ट मंथ में जाके उसकी ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इस मंथ की जो क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ की जाके ओपनिंग बन जाएगी। तो पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि हमारे पास ये गिवन नहीं है तो ये कैसे निकलेंगी वो हम आगे देखते हैं। चलिए, हमने फैब की तो सबसे पहले हमने निकाल ली ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें से लेस करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि यहाँ पे 0 है। तो 0 अगर यहाँ पे कोई होती ना तो उसको भी हम उसकी वेरिएबल कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करते, तो क्योंकि ये 0 है तो इसका आंसर भी 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर जो आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 21,000 में से जो उसका रेवेन्यू है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 8,000, उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री 4,000। ठीक है, इसको ऐड किया तो हमारे पास 12,000 आ गया। अब अगर ये हमारे पास क्लोजिंग होती तो वो हम लेस कर देते इसमें से, लेकिन 0 है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास कितना रेवेन्यू है 21,000, उसमें से माइनस किया हमने 12,000, तो हमारे पास क्या बचा 9,000। ये हमारे पास बच गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों आया, क्योंकि जब भी सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है, लेस की जाती है, तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आया। अब हम मार्च की बात करते हैं। मार्च की हमने रेवेन्यू कैसे निकाला वो हमने देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली। अब बात है यहाँ पे जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से लेके आए। इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री वही होगी जो इसकी क्लोजिंग, उससे पिछले मंथ की जो क्लोजिंग होगी ना वो उस मंथ की जाके ओपनिंग बन जाएगी। तो इसकी क्लोजिंग 0 थी तो इसकी ओपनिंग 0 ही होगी। ठीक है, तो ओपनिंग तो 0 हो गई। अब क्लोजिंग क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने वाला है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री का सिंपल मेथड ये है कि मार्च में हम पहले देखेंगे कि कितनी टोटल हमने यूनिट प्रोड्यूस किए थे। तो मार्च में हमने 45 यूनिट प्रोड्यूस किए और उसमें सेल यूनिट कितने हुए 40। ठीक है, सेल कितने हुए, बनाए इतने थे मार्च में और सेल कितने हो गए 40, तो बाकी कितने बचे 5। तो 5 उसकी बन जाएगी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी हम वेरिएबल कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये भी वही प्रोडक्शन यूनिट ही होते हैं, लेकिन जो कि बच जाते हैं उसको भी हम सबको हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्लोजिंग को भी, ओपनिंग को भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी। ठीक है, सबको हम किससे कर रहे होते हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जितने भी यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2,000 को हमेशा हमें पता है कि लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो हम 18,000 में से माइनस करेंगे 2,000 तो हमारे पास कितना बचेगा 16,000। ठीक है, कितना बचेगा 16,000 बचेगा। तो 16,000 को हम 28,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी कितना बचेगा 12,000। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली। अब ये इसका हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अप्रैल। ठीक है, अब अप्रैल में हमने रेवेन्यू निकालना सीख लिया था, कैसे निकाला, वेरिएबल कॉस्ट सीख ली कैसे निकालते हैं। अब जो इसकी हमने कहा था पिछले मंथ की जो बची हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो नेक्स्ट मंथ में जाके ओपनिंग बन जाती है। तो 2,000 थी तो उसमें 2,000 बन गई। अब हमने वही होगी। ठीक है, तो 2,000 को हमने क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे इसकी जो वेरिएबल सेल होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट से इसको हम कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट में इसको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, इसको ऐड किया तो 22,000 बन गया। अब इसकी क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि हम देखेंगे कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और कितनी सेल हो गई। तो अप्रैल में हमने यूनिट प्रोड्यूस किए थे 55, जबकि सेल कितनी हुई 45, तो पीछे यूनिट कितने बच गए 10। ठीक है, 10 यूनिट बच गए। अब 10 यूनिट को भी हम उसकी वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्लोजिंग आ गया। तो क्लोजिंग को हमेशा इन दोनों को ऐड करके क्लोजिंग को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमने क्लोजिंग को माइनस किया, इन दोनों को ऐड किया, इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास क्योंकि 22,000 बन गया था, 22,000 में से जब हम माइनस करेंगे 4,000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब 18,000 को हम लेस कर देंगे किसमें से, उसकी रेवेन्यू में से। इसके रेवेन्यू में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया इस पॉइंट पर कि वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ओपनिंग को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्लोजिंग कैसे निकाली जाती है और उसके यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सेलिंग यूनिट को हम वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपनिंग यूनिट्स को भी हम वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग यूनिट्स को भी हम वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रेवेन्यू निकालेंगे तो हम सेल यूनिट को उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसका रेवेन्यू निकालेंगे। तो ये हम यहाँ तक हमें पता चल गया कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जो हमारे पास ये आ गया, इस पर हमने कर दी अप्लाई वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट पर। तो अब हमें उसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट हमने कहा था कि वो पीरियड कॉस्ट होती है, वो हर मंथ जो है ना वो खर्च हो जाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 100, जो कि पहले से ही डिसाइड की होती है बजटेड आउटपुट से। ठीक है, बजटेड आउटपुट पे उन्होंने बताया कि अगर 40 यूनिट बनेंगे तो एक यूनिट पर यूनिट जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो 100 की आएगी। ये पहले से ही फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने डिसाइड कर ली होती है, इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बजटेड यूनिट से, क्योंकि ये बजट से बनाई होती है। पहले ही बजट बना के उस पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट बना ली होती है, डिसाइड कर ली होती है। अब डिफरेंस आता है इस पॉइंट पर कि फिक्स्ड कॉस्ट के यूनिट्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में तो हम क्या कर रहे थे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रोडक्शन यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट थे उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम बजटेड यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, वो इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं बजटेड यूनिट से क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पहले से ही डिसाइड कर ली होती है कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्शन बनाने से पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो इसीलिए हम फिक्स्ड कॉस्ट को बजटेड से यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रखनी है हमेशा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट के यूनिट को हम उसकी प्रोडक्शन यूनिट्स बजटेड आउटपुट यूनिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ये 4000। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा फेब के मंथ का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं मार्च की तरफ। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 12,000, तो इसमें भी वही फिक्स्ड कॉस्ट है 4,000, उसको लेस करेंगे तो हमारे पास 8,000 प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 13,500, इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,500। अब यहाँ पे एक सवाल है कि नेट प्रॉफिट फैब में कम क्यों आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें ज़्यादा क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो हमने पहले माइनस कर दी। ठीक है, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में पहले से ही जो क्लोजिंग यूनिट बचे हुए थे उसकी जो कॉस्ट आनी थी वो पहले से ही कॉस्ट ना रिमूव कर दी गई है। ठीक है, तो कॉस्ट उसमें है ही नहीं, तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ चली जाएगी, तो फिर उसमें जो क्लोजिंग यूनिट होगी वो कॉस्ट बच जाती है ना, क्योंकि जो यूनिट सेल नहीं हुए उसकी कॉस्ट बच जाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, तो वो फिर हम बाद में क्या करते हैं, उसमें से लेस हो चुकी होती है, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारे पास मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट। तो अब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल में हम प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को अप्लाई करते हैं, बाद में हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स्ड कॉस्ट को भी दोनों को प्रोडक्शन कॉस्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम सबसे पहले निकालेंगे रेवेन्यू, जो कि सेल, हमें पता है कि सेल कैसे निकालते हैं कि उसके जो सेल यूनिट होते हैं उसको उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वही आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे निकाले थे। ठीक है, क्योंकि सेल तो वही हो रही है ना जो, लेकिन मेथड सिर्फ अलग है। तो ये हमारे पास आ गई सेल, जो यानी कि रेवेन्यू, जो कि इतने यूनिट सेल करने पे हमें मिल गया कंपनी को। ठीक है, हर मंथ। अब उसमें से लेस करेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे थे ना, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में दोनों आ जाती हैं, वेरिएबल भी आ जाती है और फिक्स भी आ जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल के यूनिट्स हैं और फिक्स्ड कॉस्ट के यूनिट है उनको हम कर देंगे ऐड। टोटल यूनिट जितने भी बनेंगे, टोटल यूनिट बनेंगे 500, और उन 500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रोडक्शन से। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट भी
प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर रहे होते हैं तो फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट को बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम सबको दोनों के यूनिट्स को ऐड करके 500 बनेंगे तो 500 को हम उसकी प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आप जब अब पीछे हम सीख चुके हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ मार्जिन में करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड कॉस्ट इनके प्रोडक्शन की कॉस्ट बन जाती है, यानी कि जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए तो इसीलिए फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन से ही उसी कॉस्ट को उसकी प्रोडक्शन जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उस पे ही अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल हमारे पास यूनिट आ जाएंगे वेरिएबल के और फिक्स के, उसको हम प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके 500 को हमने इसके प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई किया मार्च के, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। और इसमें हम क्या करते हैं, 500 यूनिट को इसके 55 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। तो हम एब्जॉर्प्शन में ये करते हैं कि रेवेन्यू सेल में से माइनस कर देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में दोनों आ जाती हैं, वेरिएबल भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। और इसके अंदर फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि यहाँ पे हमारे पास 10 थी। ठीक है, 1 मार्च में हमारे पास 10 गिवन है, उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्शन जितने भी हमारे टोटल कॉस्ट होगी ना, उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम ओपनिंग इन्वेंट्री को भी। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना सबको, लेकिन इसमें अब फिक्स्ड भी ऐड हो गई है तो 500 बन गया। 500 को अब हम हर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपनिंग को भी, क्लोजिंग को भी, और हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट को भी। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट को भी, क्लोजिंग को भी, ओपनिंग को भी, सबको हम 500 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगा रहे, फिक्स्ड कॉस्ट भी लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम सारे यूनिट्स को, इसके ओपनिंग को भी हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओपनिंग आ जाएगी। ठीक है, अब क्लोजिंग क्योंकि 0 थी फर्स्ट मंथ में, तो इसमें मार्च में 0 थी, तो इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 10,000 को 5,000 से करेंगे ऐड, और जो आंसर आएगा हमारे पास 15,000। 15,000 को हम माइनस कर देंगे 21,000 में से, तो 15 को 21 में से माइनस किया तो पीछे हमारे पास 6,000 बचा, और इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट नहीं था हमारा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी लगा दी उस पर और वेरिएबल कॉस्ट भी लगा दी। ठीक है, पर यूनिट पर। तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो असल कहानी शुरू होती है वो है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब। सेम इसी तरह हमने इसका रेवेन्यू निकालना सीख लिया था, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो 45 प्रोडक्शन यूनिट थे, 45 को 500 से करेंगे, 500 कॉस्ट बन जाएगी ना, वेरिएबल भी और फिक्स भी, तो उसको उसकी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर इसमें क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग थी वो इसकी ओपनिंग बन गई, ओपनिंग 0 है तो ये 0 ही रहेगी, और इसकी क्लोजिंग क्योंकि हमें पता है कि बने 45 थे और सेल हुए 40, तो 5 बच गए थे, 500 को भी हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो थी 22,500। 22,500 में से हमने माइनस किया 2500, तो हमारे पास पीछे बच गया 22,000। 22,000 में से अब हम जो हमारे पास ये सेल है उसमें से माइनस कर देंगे 28,000, तो पीछे बचेगा 8,000 हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ओके, अब ये हमने निकाली। इसके बाद इसकी जो हमें पता था कि इसकी क्लोजिंग इसकी ओपनिंग बन जाएगी, और ये हमने इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली, और उसमें से हम लेस कर देंगे इसकी क्लोजिंग, जो कि हमें 10 को 500 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें ऐड करेंगे 25,000 में 2500। ठीक है, और इसमें से लेस करेंगे हम 5,000, और फिर हम उसमें से जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो पीछे 9,000 हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेम वही मेथड है, बस इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो बदल गई है, जो कि 500 है, पहले हम उसकी वेरिएबल कॉस्ट से सिर्फ कर रहे थे इन सबको। ठीक है, मल्टीप्लाई, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी 500 से, क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी पर यूनिट पर सब पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन के, ये क्या होता है। ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ज़रूर निकालनी है। अब इसको निकालना ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने सोचा था कि 40 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, पर जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट इतनी लगेगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 4,000, जबकि एक्चुअल में यूनिट प्रोड्यूस हुए 20, और 20 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2000। ठीक है, 2000 बन जाएगा ना। अब 2000 क्या हम उसमें जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे क्या टोटल कॉस्ट हम 4,000 लगाएंगे? 4,000 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सोचा था इतने यूनिट बनेंगे,
लेकिन अब उसकी कॉस्ट तो हम सब पे नहीं इसके अंदर अप्लाई कर देंगे ना, फैब के अंदर, ठीक है। इस मंथ में तो हम नहीं अप्लाई कर देंगे ना, जो एक्चुअल में कॉस्ट लगी है वही करेंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को हम करेंगे मल्टीप्लाई जो यूनिट बने, और जो एक्चुअल में यूनिट उन्होंने सोचा हुआ था उसकी कॉस्ट आएगी 4000, तो हम कर देंगे उसमें से माइनस। जब हम प्रोडक्शन की जो जितनी भी बनेगी उसमें से लेस कर देंगे बजटेड कॉस्ट को, तो हमारे पास जो आंसर अगर तो पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब कि हमने उस कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, तो वो कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फिर हम उसको ऐड करते हैं इसके अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव वाले को हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा खर्चा हुआ ही नहीं। कितना खर्चा नहीं हुआ फिक्स्ड कॉस्ट का, 2000 नहीं हुआ, तो इसको हम लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये कहानी है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की। इसी तरह हम इसमें करेंगे। इसमें हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 45, जबकि हमने सोचे थे कितने, 40। तो 40 की कॉस्ट कितनी आनी थी, 4000। अब इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 40 को मल्टीप्लाई 45 इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास बन जाएगी 4500, ठीक है। तो 4500 को हम माइनस करेंगे जो एक्चुअल में कॉस्ट थी, तो हमारे पास 500 आ गया। ये पॉजिटिव में आंसर आ गया, यानी कि 500 जो है ना वो हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया, तो अब वो प्रॉफिट आएगा ना, तो प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट को क्योंकि सोचा इतने था, बन ज़्यादा गए उसी कम कॉस्ट के अंदर, ठीक है। पर कॉस्ट 100 के अंदर ज़्यादा बन गए तो 500 का प्रॉफिट आ गया, तो इसीलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में उसको भी ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा। सेम इसी तरह जब हमने इसमें यूनिट प्रोड्यूस है 55, जबकि सोचा हुआ था कि 40 बनेंगे, तो इसका जब हमने डिफरेंस निकाला, ठीक है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस निकाला, तो 1000 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए। 1000 हमें ज़्यादा ये प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम्स में तो याद रखनी है, ठीक है। इसमें किस यूनिट को किससे और क्यों मल्टीप्लाई करना है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो हमने सारा इस वीडियो में कवर किया है।